मम्मी 2019 का रिजल्ट आ गया है। तो क्या हुआ? मम्मी आपका बेटा डिप्टी कलेक्टर बन गया। अच्छा। मम्मी की नींद जो हवा हुई है, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। थोड़ा ख़तरनाक जो स्ट्रगल मेरा रहा है वो मेरे पिताजी की हेल्थ, इसमें रातों में नींद नहीं आती थी मुझे। इससे मैंने क्या सीखा है कि हार्ड वर्क कैसे करना है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, परसिवरेंस कैसे दिखाना है, हमें कंसिस्टेंसी कैसे लेके आना है, और ये सब मैं अपनी लाइफ में उतार पाया, और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आज यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ अर्जुन भाई के साथ में। पर मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, ये अगर आपको उड़ा सकता है तो ये डुबा भी सकता है। मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखे, अगर एक भी हो, दो भी हो, कुछ उसे कुछ सीखने का मिले तो हमारा ये मकसद कामयाब हो जाएगा। हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त कुमार अर्जुन यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, एमपीपीएससी 2019 का रिजल्ट जारी हो चुका है। अभी 2 या 3 दिन हुए हैं। हमारा नेक्स्ट, आपने एक और इसके पहले एपिसोड देखा होगा, उसमें भी हमने कोशिश की थी कि आपको स्ट्रेटजी से लेकर सारी चीज़ बताए कि कैसे क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। तो आपने काफ़ी सारा अच्छा सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। देन आज हम एक अगला इंटरव्यू लेकर आए हैं। हमारे साथ में है दीपक सिंह मधावी सर, जिनका सिलेक्शन डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर हुआ है। दीपक भाई, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, हमारी ऑडियंस की तरफ से और मेरी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन भाई, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अर्जुन भाई का जो उनने मुझे अपने चैनल पे बुलाया है। और हम दोनों के इस कोलैबोरेशन से मैं उम्मीद करता हूँ जो आगे आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैं थोड़ा सा ऑडियंस को ये करना चाहूँगा कि इनका जो सिलेक्शन अभी 2019 में, आपको पता है कि मैंने इंट्रो दे दिया है, डेप्यूटी कलेक्टर हुआ है। अब ये डेप्यूटी कलेक्टर कैसे इतने कम समय में सिलेक्शन लेना, ये सारा कुछ हम स्ट्रेटजी को लेकर सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे दीपक भाई कॉपी जो आंसर राइटिंग रहती है तो ये कैसे क्या लिखते थे, जो पीडीएफ बना के, कॉपी का पीडीएफ बना के टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। और बहुत सारे टॉपर्स की नोट्स जो कॉपी है वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो आप जुड़ जाइए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अपना थोड़ा परिचय, थोड़ा सा जो हमारे ऑडियंस है उनको आप एक ब्रीफ में अपना परिचय दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा नाम जैसे अर्जुन भाई ने बताया दीपक मड़ावी है। मैंने अपना स्कूली शिक्षा जो है जवाहर नवोदय विद्यालय बालाघाट से प्राप्त करी है, और उसके बाद मैंने अपना कॉलेज मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो आजकल एनआईटी भोपाल के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ से कंप्यूटर साइंस से मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। उसके तुरंत ही बाद मैं एमपीपीएससी की तैयारी के लिए इंदौर आ गया। ये जो जर्नी है पीएससी की जर्नी, कब से शुरुआत हो गई थी और कब डिसाइड किया था कि हाँ मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है? हाँ, मेरे बहुत ही हृदय के करीब जुड़ा हुआ ये मसला, जो नॉर्मली सभी एस्पिरेंट्स का होता है कि पेरेंट्स जो है हमारे, नॉर्मली ये बात है कि बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। या लेकिन जो सफलता मेरे लिए क्या है, जब मेरे पेरेंट्स को मेरे नाम से जाना जाएगा, तो ये मेरे बहुत ही करीब है और इसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी है। जो अभी जो मैं जिस मुकाम पे पहुंचा हूँ, ये जो है उसका आधा सफ़र मैंने तय कर लिया है। तो मेरा जो मोटिवेशन का सोर्स मेन एक था वो यही था कि मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। तो रिजल्ट जिस दिन आया था शायद 11:45 या 12 बजे के आसपास। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम आप क्या कर रहे थे? आपको पहले से उम्मीद थी कि हाँ मेरा सिलेक्शन होगा और डेप्यूटी कलेक्टर पर होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कोई उम्मीद नहीं थी। Nobody is more surprised and excited than I was at the time. मैं आपको थोड़ा सा टाइम बताता हूँ कैसे मैं बिताया, शाम और रिज़ल्ट के आते तक कैसे मैंने समय बिताया। लास्ट टाइम जब रिज़ल्ट आया था 2020 का, जो कि पहले आ गया था, तो उसमें जो रिज़ल्ट आया था 8 बजे के आसपास आया था। अच्छा, ठीक है। तो 19 के लिए वेट करा मैंने, 8 बजे तक वेट करा, देन नहीं आया। 9 बजे तक वेट करा, देन नहीं आया। ग्रुप वगैरह, कम्युनिटी वगैरह में लोग बातें कर रहे हैं कि ठीक है 10 बजे आएगा, नहीं आया। देन मैंने सोचा यार ठीक है, अब नहीं आया कोई बात नहीं, कल तक तो आ ही जाएगा। फिर नींद तो आ नहीं रही थी क्योंकि इंतज़ार, एक्साइटमेंट और इंतज़ार इतना हो रहा था। लेकिन मैंने क्या करा, फिर मैंने ऐसी वेब सीरीज़ देखना चालू कर दी। वेब सीरीज, फिर अराउंड 11:45 नोटिफिकेशन आया कि पीडीएफ अपलोड हो गई है, देख लीजिए। एक कोई ट्विटर में एक हैंडल है, कोई जर्नलिस्ट का है, वो अपडेट करते जा रहा था, तो वो देखा, मैंने भी देखा था। बिल्कुल बिल्कुल। हर एस्पिरेंट जरूर, वो हैंडल सभी को पता होगा। अच्छा। तो वो आया, हमने देखा,
और मैं सही बताऊं, नाम देखते ही मुझे इतनी खुशी हुई, मैं तुरंत घर फ़ोन लगाया। मैंने घर फ़ोन लगाया, नॉर्मल टाइमिंग ये हो जाती है कि 12 बज रहा है, नॉर्मली सो रहे होते हैं। राइट। तो सभी सोए हुए थे। अपनी बहन को फ़ोन लगाया, वो स्टडी करती रहती है, तो उसे फ़ोन लगाया। मैंने कहा कॉन्फ्रेंस में कनेक्ट करो सबको, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कनेक्ट हुए। मम्मी नींद में थी, किसी का रिएक्शन नहीं, मेरे को मम्मी का रिएक्शन देखना था। मम्मी 2019 का रिजल्ट आ गया है। तो क्या हुआ? मम्मी आपका बेटा डिप्टी कलेक्टर बन गया। अच्छा। मम्मी की नींद जो हवा हुई है, मम्मी बेड पे ही इतना झूमे हैं। और उनका मतलब मुझे इतना अच्छा मुझे आज तक फील नहीं हुआ है। इनफैक्ट वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, कि मेरे किसी अचीवमेंट की, कोई ऐसा अचीवमेंट जो मेरे घर वालों को बहुत समय से इंतज़ार था, राइट। जो कि मैंने अचीव करा। तो आपने मुझे बताया था जब हम लोग मिले थे, राइट, हाँ, हाँ। थोड़ा सा कन्वर्सेशन हो रहा था हमारे बीच में, तो हम्म। आपने बताया था कि सबसे पहले आपका रिजल्ट देखने से पहले आपने हाँ। शायद आपने मेंशन करना भूल गए, या। आपका दोस्त लोगों का देखा था आपने जी, कि जी। उनका नाम है या नहीं, जी। और फिर आपका बाद में ट्राई किया था। हाँ। ऐसा या मैंने करा था ऐसा। तो अर्जुन भाई, जैसे हमारी पहले बात हुई थी, कुछ फ्रेंड्स का मैंने मेंशन करा था जो मैंने पहले देखा। बिल्कुल बेशक मैंने देखा था, क्योंकि हम लोग जो ये एमपीपीएससी की जर्नी हो या कोई भी जर्नी हो, हम लोग अकेले स्टार्ट नहीं करते हैं। हमारे साथ में कुछ लोग होते ही होते हैं जो जिनके बारे में हम बहुत करीब से जानते हैं, उनकी क्वालिटीज़ हमें पता होती है और हमें पता होता है कि वो लोग कितना डिज़र्व करते हैं। तो ये मैंने सोचते हुए कि ठीक है, मुझे तो अपनी कोई ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं बहुत अच्छा कर लूँगा, जो कि मैंने उम्मीद से बेहतर करा। तो मैंने पहले क्या करा कि अपने फ्रेंड्स का मैंने चेक करा, 4-5 नाम जो लोग हैं उनका चेक करा मैंने। 2-3 नाम मुझे मिल गए, मुझे काफ़ी खुशी हुई कि हाँ चलो हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं जो साथ में हैं। और इसी के बाद मैंने 4था-5वें नंबर पर जब अपना नाम चेक करा, मुझे अपना नाम मिला। मैंने स्क्रॉल करा ऊपर कि ठीक है, मेरा कौन सी पोस्ट में देखते हैं ये। तो जो स्क्रॉल ही नहीं हुआ, एकदम से स्ट्राइक करा कि वाओ, ये तो टॉप पोस्ट मुझे मिल गई है, डेप्यूटी कलेक्टर मुझे मिल गई है। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग था। और ऐसा शायद और पता नहीं कितने मौके आते हैं, जो पहली बार जो आपको अचीवमेंट मिलता है वो काफ़ी शिक्षा भरा होता है, सीख देता है हमें। राइट। और प्री मेंस स्ट्रेटजी का हाँ। थोड़ा सा वो बता दीजिए कि आपका तैयारी का जो था, पहले आपने प्री स्टार्ट किया था या मेंस किया था, या फिर दोनों को साथ में लेके स्टार्ट किया था? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि कई सारों को ऐसा रहता है कि उनको समझ नहीं आता, जो फर्स्ट टाइम जो ग्रेजुएशन बाद स्टार्ट करते हैं, तो उनको समझ नहीं आता है कि यार पहले प्री पढ़े या मेंस से स्टार्ट करें। तो हाँ। आपका क्या ओपिनियन है इसमें? ठीक है, मैं इसे अपनी जर्नी से थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जब शुरुआत में मैं आया था, तो जैसे आपने कहा ना कि कुछ लोग 12th से चालू कर देते हैं, कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद चालू करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग थे जो 12th से चालू कर दिए थे, उनके पास तो काफ़ी टाइम है। और जो जैसे मेरे जैसे जो एस्पिरेंट होते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा ओवरवेल्म फील हो सकता है कि यार मैंने तो ग्रेजुएशन के बाद चालू करा हूँ, मेरे पास समय कम है। कई बच्चे 12th से ही कर रहे हैं। जब एस्पिरेंट तैयारी के लिए आता है, तो सबसे बड़ा सवाल उसका यही होता है कि प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी कैसे करें। नॉर्मली जो करते हैं, जिन्हें थोड़ा सा आइडिया नहीं होता, जिस डायरेक्शन नहीं रहता जिनके पास, वो प्री ही तैयारी करते हैं। लेकिन बाद में क्या होता है, मेंस में उनका रिजल्ट अटक जाता है। तो जो मैंने जो स्ट्रैटेजी फॉलो करी है, वो मैंने प्री प्लस मेंस दोनों स्ट्रैटेजी फॉलो करी है। वो कैसे करी है, मेरा जो इन दोनों में मेरा प्राइमरी फोकस जो था वो मेंस पर था, क्योंकि मेंस और प्री में ऐसे कोर सब्जेक्ट्स टॉपिक्स जो हैं वो साथ में दोनों में दिए हुए हैं, जिसे हम एक बार की तैयारी करके किया जा सकता है। राइट। और जो अलग टॉपिक्स है, फॉर एग्जांपल करंट अफेयर्स है, प्री में थोड़ा करंट अफेयर्स ओरिएंटेड होता है, तो वो हम लोग अलग से तैयारी कर सकते हैं। जो मेरा जो स्ट्रैटेजी रहा है, उसमें प्री के लिए मैंने एग्ज़ाम डेट से लगभग 1.5 से 2 महीना मैंने प्री के लिए दिया हुआ है। अच्छा। हाँ, और उसके अलावा जो है वो मैंने जो पूरा साल है वो मेंस की तैयारी के लिए करा है। प्री के बारे में बात कर लेता हूँ। हाँ। अभी तक आपका कितने प्री आपने निकाल दिए, मतलब जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया था? हाँ, अभी तक 2023 चल रहा है, जी। तो आपका प्री रुका या फिर निकलते ही गए थे इसे? प्री मेरा जो पहला प्री जो था, मेरा 2019 का प्री था। और मैं बताना चाहूँगा, जो मेरा इस बार का सिलेक्शन है वो एडिशनल मेंस के बाद, इंटरव्यू के बाद हुआ है। तो मैं बताना चाहूँगा, जो मेरा पहला प्री था वो 2019 में मैंने दिया, लेकिन वो मेरा निकला नहीं था। एक क्वेश्चन की वजह से वो रह गया था। अच्छा। हाँ, वो एक क्वेश्चन की वजह से मेरा रह गया था।
तो उसके बाद मैंने ये सोचा कि नहीं अभी तो ठीक है, पहला ही था, समय भी कम था, तो ज़्यादा इस पे सोचते नहीं, सोच विचार नहीं करते हम और आगे बढ़ते हैं। 2019 का जो फिर मेरा एडिशनल मेंस के लिए नाम आया, तो एडिशनल मेंस दिया मैंने, तो कह सकते हैं टेक्निकली ये मेरा पहला प्री था। दूसरा प्री जो था 2020 का था, तीसरा 21 का और चौथा 22 का। तो ये जो लाइन से जो सारे एग्ज़ाम्स रहे हैं प्री के, ये सारे मैंने क्लियर करे हैं। क्लियर करें। जी बिल्कुल। और उसके बाद जैसे अभी 2020 का जो रिज़ल्ट पहले आया उसमें मुझे नायब तहसीलदार, 2019 का जो है उसमें डिप्टी कलेक्टर का, और 21 का जो है मेंस, ऑब्वियसली मेंस हो चुका है और उसका इंटरव्यू पेंडिंग है मेरा अभी, मतलब इंटरव्यू होने वाला है। और 22 का है, तो जो 22 का भी जो होने वाला है कुछ एक सप्ताह में, तो उसमें भी मेरा मेंस का था, लेकिन अभी अब मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि अभी विराम दिया जाए थोड़ा इस जर्नी को। प्री क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और आप लगातार प्री क्वालिफाई किया आपने। जी जी। थोड़ा सा अगर बताएं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, बैक टू बैक प्री निकल रहे थे आपके, तो क्या रणनीति थी इसकी आपकी? इसका सबसे बड़ा फैक्टर मैं बताना चाहूँगा कि ना, एक बार प्री आपका निकल जाता है ना, तो एक माइंडसेट बन जाता है कि नहीं अब प्री ऐसा निकल ही जाएगा। एक बार की बात होती है वो, जो एक बार आप कैसे अचीव कर सकते हो, उसके लिए आपको टेस्ट सीरीज़ आपको करनी पड़ेगी, करंट अफेयर्स आपको करना पड़ेगा, कोर सब्जेक्ट्स आपको करने पड़ेंगे, और जो सबसे बड़ा जो फैक्टर रहेगा वो टेस्ट का ही रहेगा। आप क्वेश्चन बैंक्स करिए, टेस्ट करिए, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आप पेपर दीजिए, क्योंकि नॉर्मली मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है कि वो ना कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। एक दूसरा कुछ की प्रॉब्लम ये होती है कि वो गोला अपने OMR सीट भरने में या वहाँ उनको दिक्कत हो जाती है। तो मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि जब OMR सीट भरे, क्वेश्चन पेपर करे, तो वो कंट्रोल टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में करें। जब सर्कल वगैरह फिलअप करेंगे तो वो हमको कैसे करना है कि पेजेस वाइज आता है, एक पेज में लगभग 4 सवाल रहते हैं, तो वो 4 सवाल पहले एक बार अच्छे से कर ले, फिर ऐसा करके पूरा पेपर जो आपको एब्सोल्युटली बन रहे हैं, जो एकदम आप श्योर हो कि ये सही है, आप उसको कर ले ऐसे पेजेस वाइज। फिर उसके बाद वापस से आइए, फिर देखिए कि कौन सा सवाल उसमें आप मतलब गैस कर सकते हैं, आपने कभी पढ़ा हो, कुछ ध्यान में हो, एलिमिनेशन करके उसको गैस कर सके, ऐसे सवाल करें। और लास्ट राउंड में आए तो वो करें जहां आपको वाइल्ड गैस करनी है। जैसे आपने प्री का तो बता दिया मुझे, अब थोड़ा सा मेंस में कई सारे स्टूडेंट को ये रहता है कि यार पहले मेंस का सिलेबस जो है वो कवर कर ले, पूरा पढ़ ले, उसके बाद टेस्ट सीरीज ले लें। आपका क्या ओपिनियन है इसमें कि पहले आपको जैसे पढ़ते जाइए यूनिट वाइज टेस्ट देते जाइए, या फिर पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ लीजिए फिर टेस्ट लगाइए? क्योंकि टेस्ट का आपने बताया टेस्ट का बहुत रोल होता है। हाँ मेंस में बिल्कुल, दोनों में टेस्ट का रोल दोनों में, प्री और मेंस दोनों में होता है अर्जुन भाई। और जो मेंस की बात अगर हम करते हैं तो टेस्ट सीरीज़ जो मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने टेस्ट सीरीज़ शुरू से ही लगाई है। मतलब ऐसा मैंने ये नहीं देखा कि मेरा सिलेबस हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे आते हैं या नहीं आते हैं, पहले पूरा पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने टेस्ट सीरीज़ लगाई है, लगातार लगाई है। मुझे जहाँ तक याद है, मैं ऐसा याद ही नहीं कर पा रहा हूँ कि टेस्ट ना चलता रहा हो। तो जो मेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं कहना चाहूँगा वो आंसर राइटिंग है। तो आंसर राइटिंग के लिए हमें क्या चाहिए, हमें प्रैक्टिस चाहिए, और प्रैक्टिस हमारा इतना ज़्यादा होना चाहिए कि आपके मसल मेमोरी में वो फीड हो जाए कि 3 घंटे में आपके इतने जो शब्द लिखने वाले हैं, हम क्वेश्चन लिखने वाले हैं, वो सारे हो जाए। तो ये डेवलप करने के लिए जो मैंने जो स्ट्रैटेजी रखी, जो प्लानिंग करी, वो मेरी थी कि आपको टेस्ट सीरीज़ करना है। टेस्ट सीरीज़ करना है, भले ही आप शुरुआत कर रहे हो या फिर थोड़ा बहुत हुआ हो। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ज़ीरो है तो भी चालू कर दीजिए, थोड़ा सा 25%, अगर 50% भी है आपका तो आप टेस्ट करिए। टेस्ट सीरीज में जब टेस्ट देते थे हाँ, तो क्या अपना जो हाथ वगैरह लिखते थे पेन होता था? ऐसा लगता था कि यार हाथ दर्द कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये सबसे बड़ा मेंस में बहुत बड़ा स्ट्रगल है। हाँ जितना आप लिखोगे ना उतना अच्छा आपका अच्छा मेंस जाएगा, अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपके सामने होता था कि जब लिखने स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किया था तो क्या क्या परेशानी आई थी, मतलब मेंस की जो आंसर राइटिंग करते वक्त? तो आंसर राइटिंग के टाइम होता ये है, आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे ना तो उनके हाथ में ऐसे डिस्टॉर्शन आ जाता है, थोड़ा पेन पकड़ने का निशान बन जाता है। राइट। बिल्कुल।
शुरुआत में प्रॉब्लम होती है, शुरुआत में बिल्कुल दर्द होता है। इंसान सोचता है कि यार कब ख़त्म होगा, कब ख़त्म होगा। इनफैक्ट जो फ्रेशर्स है उनको तो होती ही होती है, राइट। जो अगर कुछ गैप के बाद भी कर रहे हैं उनको भी दिक्कत होती है। तो इसका वही सॉल्यूशन तो एक ही है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और टाइम मैनेज करके आपको टेस्ट पेपर कंप्लीट करना ही पड़ेगा। टाइम मैनेज का बोला आपने, हाँ। तो आपका शेड्यूल कैसा क्या रहता था? मतलब अगर डे और नाइट का बात किया जाए, हाँ। किस टाइम आप ज़्यादा पढ़ते थे, कितना समय देते थे, कितना लगभग समय देना चाहिए? एक मतलब सिविल सर्विस का डिमांड रहता है ना कि यार स्टूडेंट बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं, आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए, 14 से 15 घंटे देना होगा आपको। तो आपका क्या रहता था? क्या वाकई में इतना देना ज़रूरी है जब जाके ही होगा आपका, या फिर इससे कम भी ऐसा कुछ? क्या ओपिनियन है आपका? नहीं, देखिए मेरा इसमें ओपिनियन जो है ना, इधर मैं आइए। अपना बताता हूँ हाँ। आपको कि जो पढ़ने का जो क्वांटिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको क्वालिटी चाहिए। आपको क्वालिटेटिव पढ़ना है। अब 10 घंटे हो, 14 घंटे हो, उसमें भी आपको ब्रेक्स लेने हैं। मिनिमम मान के चलिए आप, जैसे मैं अपना एग्जांपल हाँ, देके बताता हूँ। तो मेरा जो समय शुरू होता था 9 से 10 में मैं लाइब्रेरी चला जाता था। उसके बाद जो पहला ब्रेक होता था अपना लंच हुआ, वो पहला ब्रेक। दूसरा ब्रेक शाम का चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह, और उसके बाद का जो टाइम है तब से लेकर डिनर तक, वो जो मैं कह सकता हूँ मेरा एकदम गोल्डन पीरियड होता था। उस टाइम जो फोकस और कंसंट्रेशन होता था वो दिन भर के टाइम स्पैन में वो वाला फेज़ सबसे बेस्ट रहता था। मतलब मुझे याद है कि वो अपने आप जो अच्छी फीलिंग आती है ना अंदर से, एक गट फीलिंग होती कहते हैं कि इस टाइम मैं पढ़ूंगा तो बिल्कुल दिमाग से वो चीज़ें सालों साल नहीं जाने वाली, ऐसी फीलिंग आती थी। अच्छा, आपने मुझे बताया था जब बातचीत हो रही थी कि आप हाँ। नाइट को शायद पढ़ते नहीं थे, हाँ, ऐसा कुछ भी है क्या? ऐसा बिल्कुल है। नाइट के टाइम का सीन ये था, अब दिन भर मैंने पढ़ा है, अब रात में मुझे जल्दी नींद आ जाती है। अच्छा। या 10, साढ़े 10, एट मैक्स 11, तब तक मैं सो जाता हूँ। तो अब कहते ना वो नींद भी ज़रूरी है। आप तैयारी कर रहे हैं, आपकी नींद होनी चाहिए। और जो सुबह के जो भी 8-10 घंटा जितना ही पढ़ाई हो रही है, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, उसी टाइम को आप सफिशिएंट रखिए और उसी टाइम क्वालिटेटिव पढ़ाई करिए। स्मार्टली पढ़िए, क्वालिटेटिव पढ़िए और क्वांटिटी के पीछे मत भागिए। अच्छा, मॉर्निंग में कितने बजे उठना रहता था आपका पर डे? मॉर्निंग में देखिए, मॉर्निंग का ना डिपेंड करता है। जैसे अगर थोड़ा रश टेंशन वाला पीरियड मतलब एग्ज़ाम्स आने वाली है, राइट। या तो 5-6 ये ऑन एन एवरेज इसके बीच में चलते रहता था। एक टाइम ऐसा भी आया था कि मैं 4 बजे उठ जाता था। अच्छा। हाँ, एक टाइम ऐसा भी आया है कि 8 बजे उठाओ, 9 बजे उठाओ, मतलब अलग अलग फेसेस चले हैं। तो वही थोड़ा सा जब स्ट्रेस रहता था तो जल्दी उठ जाता था और दिन की शुरुआत जल्दी करता था और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करता था। इंदौर की अगर लाइफ के बारे में बताना चाहें तो इंदौर कितने समय तक आप रहे, देन यहाँ पे क्या क्या स्ट्रगल आपको देखना पड़ा हाँ। प्रिपरेशन के दौरान, खास कर क्या क्या इनके बीच में क्या क्या स्ट्रगल हुए, शेयर करिए मुझे। जो एक स्ट्रगल तो ये सबको ही फेस करना पड़ा है। हम लोग जब आए थे और 2020 मार्च 2020 से कोरोना चालू हो गया जो। राइट। तो सभी ने वही सेम स्ट्रगल फेस करा, घर चले गए सब। गलती मुझसे ये हो गई थी कि उस समय ना मैं अपने कॉपी बुक्स नहीं ले जा पाया था। कॉपी बुक्स यहीं हॉस्टल में रहेगी, मैं यहाँ गणेश नगर में एरिया में रहता था। अच्छा। तो कॉपी बुक्स हॉस्टल में रहेगी। तो जो शुरू का जो फर्स्ट लॉकडाउन वाला फेज़ था, जब हम लोग क्या बोलते हैं शायद 3 महीने तब तक घर पे ही थे, तो तब तक मेरा समझ लीजिए आप पढ़ाई से बिल्कुल ज़ीरो था। क्योंकि मेरे जो नोट्स है अभी तक का जो मैंने करा है वो कुछ नहीं था मेरे पास। फिर उसके बाद तब जून में पहला फिर लॉकडाउन खुला। तो उस टाइम मैं और मेरे फ्रेंड्स लोग हम लोग आए और जितने हमारे नोट्स वगैरह थे सब सामान, नोट्स वगैरह सब वापस ले गए। आंसर राइटिंग की तैयारी थोड़ा अलग तरीके से करी। एक चैग में मैंने आंसर्स लिखना चालू करे। या चैग एक पोर्टल है जिसमें हमें जेन्युइन आंसर देना पड़ता है। हाँ, तो उससे मुझे प्रेजेंटेशन में मदद मिली। दूसरा ये कोरोना हमारा हो गया, ये पहला फेज़ ऑफ स्ट्रगल था मेरा। दूसरा जो थोड़ा ख़तरनाक जो स्ट्रगल मेरा रहा है वो मेरे पिताजी की हेल्थ से रिलेटेड है। जो अभी हमारा पिछले साल दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 3 महीने जो थे ये बिल्कुल इंगेज रहे थे मेरे। हम लोग पापा जो डायग्नोज हुए थे वो उनको बोन ट्यूबरक्लोसिस हुआ था। हाँ, फर्स्ट टाइम मैं सुना था तो मेरे तो बिल्कुल कान सुन्न हो गए थे। अच्छा। कि ये क्या हो गया कहके। और नॉर्मली जो टीबी होता है वो
बोन में मतलब पैर में होता नहीं है। ओके। हाँ, तो उनको वो था। तो अब ऐसा हो गया कि ये तो अब थोड़ी ख़तरनाक ही बीमारी है, तो हमें इसके बारे में मतलब बहुत ध्यान देना है। हम मिस नहीं कर सकते, दवाइयाँ मिस नहीं कर सकते, उसमें कोर्स चलता है पूरा। और जो बोन टीबी है उसका कोर्स लगभग 18 महीने चलता है। ओके। हाँ, जो नॉर्मल कोर्स है जो गवर्नमेंट रिकमेंड करती है वो तो 6 महीने है, लेकिन बोन वाले में थोड़ा लगता है, ज़्यादा समय लगता है। तो वो फेज़ ऐसा था, उस टाइम मैं दूसरी चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा था। ओके। और उसके बाद जो हुआ 2019 का मेंस हमारा अप्रैल में होने वाला है, तो मेरे पास 1 महीना था, अब जैसे तैसे करना था मुझे। तो एक कोट इससे मुझे एक कोट याद आता है, मूवी लोगों ने इंटरस्टेलर देखी होगी लोगों ने, ओके। तो उसमें है कि व्हाटएवर कैन हैपन विल हैपन। हमको ये नहीं सोचना है कि वो गलत है या सही है, राइट। जो होना है वो तो होके ही रहेगा। आप बस कर्म करते जाओ और फल की चिंता मत करो। अगर हम हिंदी में बोले, कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए और अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। जो मेरे साथ हुआ, जो साल भर की मेहनत थी, वो भले ही 3 महीने मेरा गैप आ गया, बट फ़र्क नहीं पड़ा उससे। आपको जो मोटिवेशन अंदर रहता था, एक अंदर से इंस्पिरेशन रहता है कि मुझे हाँ ये करना है। इसके 2-3 पहलू हैं। पहला तो सबका जो होता है माता पिता, ओके। दूसरा मेरे फ्रेंड्स है, काफ़ी करीबी खास मित्र हैं, वो लोग हैं, और तीसरा कि कुछ अच्छा करके दिखाना था। ओके। जो जनरल परसेप्शन है कि आप सिविल सर्विसेज में आ जाइए और फिर सबसे जो ज़्यादा खुश होते हैं माता पिता खुश होते हैं, तो मुझे ये करके दिखाना था। और जैसे कि मैंने बताया, जिस दिन रिज़ल्ट आया था उसके नेक्स्ट डे ओके। मेरे फादर जो है अपने ऑफिस में सेलिब्रिटी बन गया था अच्छा, कि सर आपका लड़का क्या कुछ बताना चाहेंगे हाँ उसके बारे में बताइए। कि हाँ, तो जैसे रिज़ल्ट आया तो वो क्या करा, जो वहाँ के सर है उन्होंने ग्रुप में डाल दिया। अच्छा। हाँ, ग्रुप में मिठाई लेके आया, ग्रुप में डाल दिया। अच्छा। और पापा को जो उसके बाद जो फ़ोन आने चालू हुए ओके। कि मड़ावी सर आपका लड़का अब डिप्टी कलेक्टर बन गया, अब आप सैल्यूट करेंगे अपने बच्चे को। तो वो बहुत ही खुशी का मौका था। और ऑब्वियसली जो फादर रहते हैं वो गर्व करते हैं अगर उनका बच्चा कुछ कर लेता है तो। राइट। क्या तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको हुई थी इस सिलेक्शन से? इस सिलेक्शन से सबसे ज़्यादा खुशी मैं कहना चाहूँगा ऑब्वियसली मम्मी को ही थी। अच्छा जी। और मतलब पिताजी लोगों का यही होता है ना कि एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन अंदर रहता है। अंदर रहता है, हाँ। मतलब नेक्स्ट लेवल था उस दिन, हाँ। मतलब वो चेंज आता है जब आप कर लेते हैं ना कुछ अचीव, तो उनके एक्सप्रेशन में चेंज आता है, आपको दिखेगा। अच्छा, उनकी आंखों में दिखेगा। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट यही था क्या, खुशी का? बिल्कुल, एब्सोल्युटली यही था। उस दिन मतलब जब रात को रिजल्ट आया था, जी। वही जो घर का रिएक्शन था और जो वो लोग फील कर रहे थे, वो मैं उनको देख के, मैं आपको बता रहा हूँ, रात भर तो कोई सोया नहीं होगा जिसका भी नाम लिस्ट में है, अच्छा। और रात भर चेहरे पे स्माइल रही है। तो मैं कह सकता हूँ कि यही जो सबसे बड़ा मोमेंट अभी तक था, यही था। अच्छा, इस टाइम पे जैसे मोटिवेशन की तो बात तो कर ली हमने, बट एक ऐसा भी होता है कि इस फेज़ में कहीं ना कहीं एक अंदर से एंजाइटी फील, डर होता है, हाँ, बिल्कुल। डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत सारी चीज़ें की, क्योंकि फेस ऐसा नहीं कि आप आज लोगों को दिख रहा है कि डीसी बन गए हैं, हाँ। बट इसके पीछे की कहानी हर कोई नहीं जानता है। नहीं जानता, इसके बिल्कुल। पीछे क्या क्या त्याग करना पड़ा है, कहाँ नहीं जाना पड़ा है, ताने सुनने पड़े हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो आपके बीच में भी ऐसे कुछ हुए क्या, कुछ अगर शेयर करना चाहिए कि हाँ ये चीज़ भी प्रिपरेशन के दौरान मेरे साथ में हुई थी, जिससे बाहर निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल था? मैं बताना चाहूँगा, मतलब ताने वाला जो फेज़ है वो तो मुझे नहीं सुनने मिला। हो सकता है कि बैकग्राउंड में घर तक बात पता चली होगी, लेकिन जो घर से इतना सपोर्ट था मुझे कि वो बातें मुझ तक नहीं पहुंचने देते थे। तो एंजाइटी और डिप्रेशन का जो है उसमें सबको होता है, वो बच्चे जितने एस्पिरेंट्स हैं सभी फेस करते हैं। और जो मैंने फेस करा उसमें लेवल इतना, मतलब मैं आपको कह सकता हूँ कि उसमें रातों में नींद नहीं आती थी मुझे। और कुछ सिचुएशन में ऐसा भी हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने लग गया था कि समय बहुत हो गया था कि क्या कर रहा हूँ, क्या करा जाए। तो इससे कोप अप करने के लिए जो मेरा सुझाव है कि आप बात करें, घर पर बात करें, अपने जो करीबी जानने वाले उनसे बात करें, और जिन पे आप ट्रस्ट करते हो उनसे बात करें। आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अजनबियों से बात ना करें, क्योंकि अजनबी वो नहीं समझ पाएगा। नॉर्मली कुछ लोग होते हैं जो सोशल मीडिया की तरफ रुख करते हैं, नहीं, वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें मिलती है। तो ये करें। और एक और जो काम मैंने करा था, समय क्योंकि बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने क्या करा कि अपना प्लान बी अप्लाई करने की कोशिश करी।
जिसमें प्लान बी में मैंने बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की जो एग्ज़ाम्स है उसकी Okay. तैयारी करी। उसका पर्पस सिर्फ इतना था कि इतना समय हो रहा है, एज बढ़ते जा रही है, तो अगर MPPSC नहीं हो पाता है तो मेरे पास क्या है, उस वजह से मैंने बैंकिंग की भी करी। और फॉर्चुनेटली मेरे से एग्ज़ाम्स भी निकली, लगभग 3-4 एग्ज़ाम्स मैंने निकाले। ओके। लेकिन हमारा फोकस, जो मेन फोकस था, एग्ज़ाम्स निकल गए, लेकिन मुझे भरोसा हो गया कि मेरे पास ये तो मैं कर ही सकता हूँ, तो मैंने सीधा पूरा फोकस जो है फिर MPPSC पे करा। अच्छा, इससे डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ आपको मल्टीपल एग्ज़ाम देने के साथ में? अगर हाँ, ये एक दिक्कत आती ज़रूर है क्योंकि सिलेबस एकदम बहुत अलग हो जाता है। लेकिन जो हमारा MPPSC है उसमें मेंस में अपना प्री में CSAT है, और मेंस में जो है साइंस में एक यूनिट है जिसमें मैथ्स आती है, जो हमारी जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है उसको चेक करती है। तो उससे मुझे मदद ही मिली है। तो ऐसा समझ लीजिए आप कि उस यूनिट की तैयारी मैंने अलग से नहीं करी है। ओके, थोड़ा सा सोर्सेज के बारे में बात कर लेते हैं। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो मैं जी, सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आपके हिसाब से जो मेन सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल मेन मैं जिसकी- अभी बता हाँ, देता तो हूँ। main बता बाकी दीजिए आप। इंस्टाग्राम हैंडल हाँ, पे हम शेयर कर हम देंगे। शेयर कर देंगे टेलीग्राम पे। तो प्री के लिए जो मैंने सोर्सेज प्रेफर करे थे, जो हिस्ट्री के लिए पूनम दलाल प्रेफर करा था मैंने, ज्योग्राफी के लिए है तो पुणेकर और अपना परीक्षा धाम। जो एक्चुअली ये प्री और मेंस दोनों का ही समझ लीजिए, क्योंकि ये बहुत स्टैंडर्ड बुक्स है, सोर्सेस है, तो प्री और मेंस दोनों का है। तो पूनम दलाल हो गया हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए PMF IAS, दृष्टि IAS, और MP के लिए जो है पुणेकर है, अपना परीक्षा धाम है। और फिर अपना उसके बाद आता है पॉलिटी के लिए स्टैंडर्ड बुक लक्ष्मीकांत है। ओके। कोचिंग के कुछ नोट्स रहे हैं जो टॉपिक्स वगैरह ढूंढने के लिए, क्योंकि हमारा सिलेबस चेंज हुआ था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसमें नया जुड़ा था मेंस में। और फिर आयोग की बुक है, तो आयोग की हम लोग ने मैंने तक्षशिला का एक पब्लिकेशन आया था, वो मैंने प्रेफर कर लिया था। ओके। हालांकि अब तो काफ़ी अपडेट हो गया होगा, तो अभी और बुक्स अवेलेबल होगी। फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद हमारा आता है करंट अफेयर की हमारे टाइम में एक APL पब्लिकेशन की बुक आती थी, ओके। जो MP कवर कर देता था पूरा, और वो तथ्यबान एक हो गया, ये चीज़ें इसमें आ जाती है। फिर करंट अफेयर हो गया, करंट अफेयर में एक और बुक है स्पीडी है, वो तो Okay. करनी ही होती सबको। फिर उसके बाद निबंध के लिए मैंने दृष्टि की और आकार की। अच्छा, मैंने भी दृष्टि का बहुत सुना निबंध के लिए, काफ़ी अच्छी बुक सामान्य है। हिंदी दृष्टि की बहुत सही है। अच्छा। और आप इंटरनेट पे जाके गूगल सर्च करेंगे, मतलब मित्रालय की जो लेटर्स वगैरह रहते हैं वो आपको गूगल इमेज में मिल जाएंगे, तो उससे आपका एग्जाम्पल हो जाएगा क्लियर, प्रोफार्मा आप आराम से कर लेंगे। इस जर्नी के दौरान आपने क्या सीखा सिविल सर्विसेज में प्रिपरेशन में, खास करके? ग्रेजुएशन का जो दौर है उसमें अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। मैं कहना चाहूँगा एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। आप ऑप्शंस ढूंढते हैं, आप एक हिसाब से ये बहुत बड़ी केस स्टडी है हमारे लाइफ की। इससे मैंने क्या सीखा है कि हार्ड वर्क कैसे करना है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है, परसिवरेंस कैसे दिखाना है, हमें कंसिस्टेंसी कैसे लेके आना है, और ये सब मैं अपनी लाइफ में उतार पाया हूँ, और जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि आज यहाँ इंटरव्यू दे रहा हूँ अर्जुन भाई के साथ में। आपके साथ भी जैसे आजकल का डिस्ट्रैक्शन माहौल चल रहा है, Okay. इस दौरान थोड़ा सा वो चलता ना लव, ऐसा भी आपके साथ में हुआ क्या? अगर हुआ है तो इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या लगता है आपको? आपका क्या ओपिनियन है इसके? ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है एक्चुअली, क्योंकि अभी का जो दौर है उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे इन्फ्लुएंस हो। मैं बताना चाहूँगा एक्चुअली कि ये दो धारी तलवार है। फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे मोटिवेशन भी मिला, मतलब मेरे साथ ऐसे करीबी मित्र हैं जिनने मुझे मोटिवेट भी रखा, गाइड भी करा, और हर स्टेप, मतलब मेरी इस सफ़र के हर स्टेप में उन्होंने मेरा साथ दिया। वो लोग फॉर्चुनेट है जिनके साथ ऐसा है, पर मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन है, ये अगर आपको उड़ा सकता है तो ये डुबा भी सकता है। बिल्कुल। मैं एंड करना चाहूँगा इस एपिसोड का उन जो एस्पिरेंट इस आपको इंटरव्यू को जो देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से कोई टिप्स या कोई सुझाव देना चाहेंगे कि हाँ आप ये कर लीजिए ताकि आपका जो ये जर्नी है और आसान हो सकती है? हाँ, तो सम अप करने के लिए मैं सबको यही सुझाव दूंगा कि आप टेस्ट सीरीज़ करिए, सिलेबस करिए, सिलेबस से मत भटकिए, है ना, टाइम दीजिए, और गिव अप ना करिए। आप जब तक गिव अप नहीं करेंगे आपका रिज़ल्ट आपके हाथ में होगा एक दिन। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक भाई आपका कि आपने हमारे चैनल पे आए। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा ये इंटरव्यू।
कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट इंटरव्यू किसका चाहते हैं आप वो भी कमेंट करके बता दीजिए। मैं कोशिश करूँगा उनका इंटरव्यू लेने की, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आपको क्या सीखने को मिला इस इंटरव्यू से वो भी कमेंट करके बताएं। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ जाइए, क्योंकि हम टॉपर्स के नोट्स और कॉपियाँ शेयर करते रहते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि इनका जो मैं दीपक भाई की जो कॉपी है वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता रहता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। दीपक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अपना जो बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला, हमारी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। और मेरी अग्रिम शुभकामनाएं कि आप डीसी तक नहीं रुके, IAS तक पहुँचे, ये मेरी बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अर्जुन भाई। और मैं भी उम्मीद करता हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखे, अगर एक भी हो, दो भी हो, उसे कुछ सीखने का मिले, तो हमारा ये कोलैबोरेशन करने का मकसद कामयाब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच।